इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, धारा के चुंबक के प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो अभी हमने बच्चे पिछली क्लास में, अरे चला देंगे 11 का भी, टेंशन क्लियर है भाई। ये क्या हो गया भाई, कुछ लग गया क्या धूल वूल सी चश्मे पे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हूँ तो मैं बोर्ड कॉन्फिडेंस आए ना, यहाँ पे देखने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी। अच्छा देखो, हमने अब इससे पिछली वाली क्लास में हमने करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था भाई। करंट का हीटिंग इफेक्ट, उसमें प्रभाव पड़ा कि नहीं पढ़ा हमने ये पढ़ा कि अगर किसी तार से करंट पास करेगी तो करंट क्या कर सकती है। आप सबको पता है कि अगर किसी, ये तार है मेरे पास में और इस तार का बच्चे रेजिस्टेंस प्रतिरोध है R, तो अगर किसी तार से करंट पास करेगी तो करंट क्या कर सकती है, इसके अंदर हीट पैदा करेगी, उष्मा पैदा करेगी। ठीक है, तो वो करंट कितनी पैदा होगी, I²RT, जिसे हमने जूल इफेक्ट के नाम से हमने जाना था इसे। यानी जब किसी तार में करंट चलती है, जब किसी तार में धारा चलती है, कि सर हमारे सर कह रहे थे कि तुम लाइट की स्पीड को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड नहीं बोलोगे, फिर क्या बोलेंगे। इनके टीचर कह रहे हैं, आरिफ जफर के, हमारे सर कह रहे थे तुम लाइट की स्पीड को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये वैक्यूम में तो इतना ही बोलोगे। वैक्यूम में लाइट की स्पीड यही होती है, निर्वात में वैक्यूम में लाइट की स्पीड यही तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसे कह सकते हो कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, या 10⁵ का होता है लाख, तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो सिंपली याद करने का तरीका होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, पर हम न्यूमेरिकल में तो 3 × 10⁸ ही यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, क्योंकि हमें यूज करना होता है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो न्यूमेरिकल करते समय तो आपको ये मीटर में ही पुट करना पड़ेगा, पर बोलने में थोड़ा ना कोई दिक्कत है, बोलने में कौन मना करेगा हमें, बता देंगे भाई अंकित, वो भी आएगा सर्कुलर लूप में बता दूंगा। तो भाई एक चीज बताओ, अगर आपने किसी को कह दिया कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इसमें क्या आपत्ति है तुम्हारे मास्टर जी को बोलने में। हाँ, न्यूमेरिकल करते समय आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वहां पे मीटर यूज करना है, हम वहां पे MKS सिस्टम यूज करते हैं। चलो अब वो बातें छोड़ो, बहुत दिन हो गए क्लास किए हुए, यहाँ कर लो ध्यान से। तो हमें पता चल गया कि भाई करंट की औकात क्या है। करंट की औकात है हीट पैदा करने की। तार के अंदर करंट चलेगी तो हीट पैदा करेगी। अच्छा, तार का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट पैदा करेगी। तो उसके उसमें प्रभाव की वजह से हमने बल्ब के बारे में पता किया कि बल्ब के अंदर हीट पैदा हुई तो प्रकाश फेंका, हमने हीटर की बात की, हमने उससे फ्यूज वायर की बात की। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मतलब यह है, मैग्नेट चुंबकीय प्रभाव का मतलब यह है कि जो काम मैग्नेट कर सकती है वही काम करंट भी कर सकती है। यह बात कैसे कैसे आई, इन सब बातों को समझेंगे। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि करंट है तो तार गर्म होगा, हीट पैदा करेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगर तार में करंट है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। वो कैसे आएगा, वो सारी बातें होंगी क्लास में। तो अभी मैंने आपको चैप्टर के नाम का मतलब समझाया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि करंट जब किसी तार में चलती है तो कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, उसके बारे में पता करना है। अब आपको जी ठीक है, तार में करंट चलेगी, उसके अंदर हीट उष्मा पैदा हुई तो वो तो हमें फील आ गई, ठीक है। लेकिन तार में जब करंट चलेगी, आप कह रहे हो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होंगे, चुंबकीय प्रभाव पैदा होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट होते क्या हैं ये चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं ये बताओ। हेलो भाई, मैं कर लूंगा, मेरी क्लास 7 तक जो है ठीक है, वो जो करा है ना, ठीक है, ओके ओके। तो यहां सुनना भाई ध्यान से, आपको जी ठीक है, तार में करंट चली, उससे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होंगे, चुंबकीय प्रभाव होंगे, पर ये चुंबक होता क्या है,
ये मैग्नेट क्या है तुम्हें पता ही नहीं है, पहले ये बताओगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम क्लास में बात करेंगे नेचुरल मैग्नेट की, कि पहले तो चुंबक क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि करंट चुंबक जैसी कैसी कब बनेगी, वो कैसे कैसे होता है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट। देखो प्राकृतिक जो चुंबक है ये हमें बहुत पहले पता है, हजारों साल पहले इसके बारे में लोगों को पता है कि नेचुरल मैग्नेट एक काला सा पत्थर होता है। आपने बचपन में यूज किया होगा। बचपन में एक भ्रांति सबके यहाँ देखो हुई होगी कि अगर एक सिक्का ट्रेन की पटरी पर रख देंगे और ट्रेन जब उसके ऊपर से गुजरेगी तो उसका चुंबक बन जाएगा। सुना कि नहीं सुना तुमने ये? ठीक है, ऐसा सबने सुना होगा ये। ठीक है, तो हाँ वो चुंबक सबने सुना है बच्चों ने, कि ये सब बिल्कुल सबने सुना। हम भी जब छोटे थे तो हमें बताया गया था कि दूध उबालो, उसके अंदर ना ऐसे छिलक छील दो, माची उसके पेंसिल के छिलक ऐसे छील छील के डालो, और वो जब उसके अंदर आप डाल दोगे तो वो रबड़ बन जाएगी। सुना ना सबने? एक बच्चा कह रहा हुमैन आई कब पढ़ाओगे? भाई हुमैन आई जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया नहीं पढ़ाया। बाकी एक क्लास मैंने काजल मैम की डलवाई थी, उसमें हुमैन आई की। ये कौन बच्चा आया संजू बीच में कह रहा है जी हुमैन आई कब पढ़ाओगे? लाइट खत्म हो गई, इतने दिन हो गए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो गया, हुमैन आई पे ही घूम रहा है अभी। तो हमें बचपन में से गुमराह किया गया, रबड़ बनना दूध में। और मैंने बताऊं ईमानदारी से, हमने बिल्कुल इस बात पे विश्वास तक भी कर लिया कि ऐसे दूध उबाल के उसके अंदर छिलक डालेंगे उसके पेंसिल के तो उसकी रबड़ बन जाएगी। और इसका तो हमें 100% लगता था कि अगर हम सिक्का रख देंगे ट्रेन की पटरी पर और वो ट्रेन जाएगी तो उसका चुंबक बन जाएगी। तो नेचुरल मैग्नेट क्या है? एक काला सा पत्थर जो कि लोहे की चीजों को अपनी तरफ को खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, उसे हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। अब ये नेचुरल मैग्नेट है क्या? अब थोड़ा बचपन से हम बाहर आते हैं, अब हम 9th-10th में आ गए, हम थोड़ा लेवल हमारा बढ़ गया है। अब हमारी इज्जत होने लगी है गली मोहल्ले में कि हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है बच्चे? नेचुरल मैग्नेट होता है एक आयरन ओर, ये एक लोह अयस्क है। ये आयरन ओर, लोह अयस्क। आयरन ओर का मतलब, लोह अयस्क का मतलब समझना, ये सोचे लोहा है तो लोहे ने मान लो किसी के साथ रिएक्शन की, और लोहा मान लो किसी भी चीज के साथ रिएक्शन कर ले और कुछ नई चीज का निर्माण कर दे, तो हम कहेंगे भाई लोहे की फैमिली का एक सदस्य ही हो गया। लोहे ने किसी और के साथ रिएक्शन करी तो कुछ और बना लिया, तो वो भी लोहे की फैमिली का सदस्य हो गया। तो ये जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है, एक लोह अयस्क है, और लोहे के बहुत सारे अयस्क होते हैं, उनमें से इसका नाम है बच्चे मैग्नेटाइट। तो नेचुरल मैग्नेट क्या है? एक लोह अयस्क है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। और इसका बच्चा फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है कि लोहा क्या है बच्चे अपना? Fe, और ये O क्या है? ऑक्सीजन। तो नेचुरल मैग्नेट क्या है? एक लोहे की फैमिली का आप समझ सकते हैं कि मेंबर है, एक लोह अयस्क है जिसका नाम मैग्नेटाइट है, और इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि नेचुरल मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सकता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को। लोह चुंबकीय, देखो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना 11th-12th में, आप 3 बातें पढ़ोगे। एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। एक होता है नहीं, पैरामैग्नेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? अणुचुंबकीय, सॉरी। पैरामैग्नेटिक होता है अणुचुंबकीय, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक, वो होता है प्रतिचुंबकीय, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस हैं जो कि लोहे की चीजों को अपनी तरफ को खींच सकते हैं, या जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो चुंबक के आसपास अगर उन्हें रखें तो उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ सकता है, वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो अब यहाँ फिलहाल के लिए फेरोमैग्नेटिक समझना, जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तो अगर नेचुरल मैग्नेट वो है जो अपनी तरफ को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ को खींच ले, जैसे कि लोहे को खींच ले अपनी तरफ को, कोबाल्ट को खींच ले, निकिल को खींच ले, तो इन सबको खींचने वाला अपनी तरफ को से बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो शायद और क्लियरिटी आएगी। तो अभी इसमें लिखेंगे नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट is an object which attracts
which attracts ferromagnetic substances, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप Fe यानी कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, which attract towards natural magnet is an object which attracts ferromagnetic substances or other magnets or moving charged particles. हिंदी में लिखेंगे प्राकृतिक चुंबक एक ऐसा पदार्थ है प्राकृतिक चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी तरफ प्राकृतिक चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी तरफ अन्य चुंबकों गतिशील आवेशित कणों और लोह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर सकता है। प्राकृतिक चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी तरफ अन्य चुंबकों गतिशील आवेशित कणों और लोह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। तो नेचुरल मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और अदर मैग्नेट्स और मूविंग चार्ज पार्टिकल। याद रखना, चुंबक जो है ना, ये केवल मूविंग चार्ज पार्टिकल को ही अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा सकता है कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई चुंबकीय क्षेत्र। इसकी बात करेंगे हम आगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक में कौन कौन आएंगे? Fe, निकल, कोबाल्ट, ये आएंगे, और अदर मैग्नेट्स और मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब हमारे पास में नेचुरल मैग्नेट की हमने बात की कि नेचुरल मैग्नेट हमारे पास में एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी तरफ को अन्य चुंबकों को या लोहे वगैरह की चीजों को खींच सकता है। अब ये कई टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। एक तो आपको बता बच्चे बार मैग्नेट, ये बड़ी फेमस है, आपके लैब में भी होगी ये बार मैग्नेट। एक जैसे हॉर्सशू, जैसे घोड़े का पैर होता है, एक उसके शेप की होती है हॉर्सशू। और इसके अलावा जैसे कि एक ये मैग्नेटिक निडल है हमारे पास, चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई। हालांकि जो मैग्नेटिक निडल होती है ये भी एक पतला सा बार मैग्नेट ही है, बहुत ही पतला सा बार मैग्नेट ही समझो। चुंबकीय सुई कोई अलग नहीं है, जैसे बार मैग्नेट होता है बिल्कुल वैसे ही है। बार मैग्नेट होता है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक, एक जैसे कंपास, ठीक, तो हो गया हमारे पास कंपास। कंपास वही, बस बीच में एक मैग्नेटिक निडल, एक डब्बी के अंदर एक मैग्नेटिक निडल लगी होती है, इसे हमने कंपास बोल दिया। अब देखो कोई भी हमारे पास मैग्नेट है तो उसके पास में दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ। ऐसे यहां पर भी एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ।
तो अगर आपके पास में अलग अलग टाइप के हमारे पास मैग्नेट होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, होर्सो, मैग्नेटिक निडल, कंपास, तो इसमें दो पोल हैं नॉर्थ साउथ, यहाँ पे भी दो पोल हैं नॉर्थ साउथ, यहाँ पर भी दो पोल है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, सब में दो दो पोल होंगे। अब ये दो पोल की बात आई कहां से कि मैग्नेट के पास में दो पोल होंगे, इसका मतलब क्या है? अब एक बार हम इसकी तरफ आ रहे हैं। देखो, जैसे मेरे पास बच्चे मान लो कोई एक चुंबक थी, मुझे नहीं पता कि इसके पास कोई पोल वोल होते हैं कि नहीं होते हैं। मैंने इस चुंबक को पकड़ा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मैं इसके पास दूसरी चुंबक लेके आया, तो मैंने क्या देखा, मैं इसके पास दूसरी मैग्नेट लेके आया तो ये दोनों आपस में चिपक गई। लेकिन जब मैंने उस चुंबक को दूसरी वाली को मैंने ऐसे पलट दिया तो दोनों दूर दूर को भाग रही हैं। तो हमने क्या देखा, अरे यार यही चुंबक को मैंने एक को तो बिल्कुल स्थिर रखा, दूसरी चुंबक को ऐसे लेके आया तो चिपक रही है, और ऐसे लेके आया तो दूर दूर को भाग रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने चार्ज पार्टिकल में पढ़ा था कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेट में भी दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं, जिनके नेचर अलग अलग हैं। यानी अगर अपोजिट आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे और सेम आएंगे तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ से कि जब दो चुंबकों को नजदीक लेके आए तो अट्रैक्ट कर रही हैं, पलट देने पर रिपेल कर रही हैं। तो यहाँ से एक धारणा बनी कि किसी भी चुंबक के पास में दो पोल होंगे, उसका हमने नाम रख दिया नॉर्थ और साउथ। अभी नॉर्थ और साउथ ही क्यों रखा, इसकी बात भी हम करेंगे क्लास में। तो कोई भी चुंबक होगी उसके पास में दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें भी यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि लाइक पोल repel each other while unlike poles repel each other while unlike poles attract each other। हिंदी में क्या लिखेंगे, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर नॉर्थ पोल दो चुंबक के नजदीक लेके आएंगे तो रिपेल करेंगे, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक पोल रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यहां तक की बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो सर एक डाउट, ये पूरे को सताता है आधे को नहीं, ऐसा क्यों? पूरे को सताता है, सताता है, पता नहीं भाई उज्जवल क्या लिख रहे हो आप। तो अगर बच्चे सेम पोल आप नजदीक नजदीक लेके आएंगे तो रिपेल करेंगे और अपोजिट लेके आएंगे तो अट्रैक्ट। यहां तक की बात सबको पता है, ठीक है। निकल को मैग्नेट कहाँ खींचता है? वो आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए लगाया जाता है, तो उसे नॉन मैग्नेटिक बना देता है। आयरन के ऊपर तो जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन जो करते हैं ना, गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण, उसमें जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, निकल की थोड़ी ना चढ़ाते हैं गैल्वेनाइजेशन। हालांकि इसमें जो सबसे अच्छा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है वो लोहा है, चुंबक लोहे की तरफ को अपनी तरफ को ज्यादा बढ़िया से खींचती है, निकल कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट कर लेती है। तो लोहे को तो कोरोजन से बचाने के लिए हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं जस्तीकरण, ठीक है। अरे बात में अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन आप सभी को ये है, टिफिन पे निकल लगाया जाता है, टिफिन पे कौन से टिफिन पे? और कुछ वजह हो सकती है, वैसे जो तुम कह रहे हो कि उसे जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो चढ़ाया जाता है वो तो जस्ते की लेयर चढ़ाई जाती है, जिंक की, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक की जो हम परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर, ये हालांकि निकल उतना बढ़िया नहीं है, पर ये भी फेरोमैग्नेटिक पदार्थों में ही आता है। ये निकल, कोबाल्ट और ये Fe, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हम पढ़ेंगे, हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करेंगे हम क्लास में, क्योंकि प्राकृतिक मैग्नेट तो बहुत ही उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, वो इतने बढ़िया नहीं होते, तो सारे आर्टिफिशियल का ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मेरे पास में एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को मैं दो बराबर हिस्सों में तोड़ दूं, ठीक एग्जैक्ट दो हिस्सों में, तो क्या होगा?
नॉर्थ पोल बिल्कुल अलग, साउथ अलग, हाँ या ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर किसी मैग्नेट को ठीक दो बराबर हिस्सों में, अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक बीचों बीच से अगर हम इसे काट दें आरी से, तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग। ऐसा है कि नहीं है? आप बोलेंगे जी नहीं। देखो, किसी चुंबक को दो छोड़ो, अगर हम किसी चुंबक को अरबों खरबों बार भी तोड़ दें, अरबों खरबों बार भी, बिलियंस बार भी तोड़ दें, और उसमें कितना टुकड़ा बचे, इतना सा टुकड़ा, उसमें भी दोनों पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। अकेले नॉर्थ और अकेले साउथ का कोई अस्तित्व तो नहीं है प्रकृति में। अगर जैसे आप तोड़ेंगे ना, तो इधर यहाँ पे एक साउथ साउथ क्रिएट हो जाएगा, इधर यहाँ पे एक नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम इसे अरबों खरबों बार भी तोड़ देंगे, तो अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अकेला ध्रुव, मोनो का होता है एक, अकेला ध्रुव कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, डाइपोल, दो पोल होंगे। जैसे अमेरिका और रशिया, दो पोल वर्ल्ड में, ठीक है। अब लिखेंगे, if we break if we break if we break a magnet even billions times, even billion times, then also each part will have both poles. That means monopole does not exist। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी चुंबक को अरबों हिस्सों में भी तोड़ दिया जाए, यदि किसी चुंबक को अरबों हिस्सों में भी तोड़ दिया जाए, अरबों खरबों हिस्सों में भी तोड़ दिया जाए, तो हर हिस्से के पास दोनों ध्रुव होंगे। तो हर हिस्से के पास दोनों ध्रुव होंगे। इसका मतलब यह है कि अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब यह है, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कितनी बार भी तोड़ेंगे दोनों। अच्छा, इसका आप रीजन, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, आप एक चीज पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे आप कुछ ऐसे, ये डेल टाइप के ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ बी, ग्रेड कर्ल ऑफ बी, ऐसे ऐसे कुछ चीजें आएंगी। तो वहां पे आपको इसका प्रूफ भी दिया जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ बी से, कि अकेला पोल क्यों नहीं होता है। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि चुंबक को कितने भी हिस्सों में तोड़ेंगे, तो हर हिस्से के पास दोनों पोल होंगे। अकेला नॉर्थ अकेला साउथ कभी नहीं हो सकता है। एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जब आप बीएससी में जाओगे, 12 तक भी नहीं पढ़ाया जाएगा। बीएससी में आप जाओगे तब आपको कुछ ऑपरेटर्स पढ़ाए जाएंगे। एक सब्जेक्ट आएगा मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें आपको वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, उसके अंदर आप पढ़ेंगे ये ऑपरेटर्स, अलग अलग टाइप के, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, तो बहुत सारे आएंगे उसमें। तो उसमें आप फिर बहुत सारी इक्वेशंस भी आते हैं इसमें, वो जब पढ़ेंगे आप इसके बारे में वहां पे देखोगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अभी हम मैग्नेट के हम कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, कि अगर लाइक पोल है तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल है, विपरीत है, तो अट्रैक्ट करेंगे। एक हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, एक हमने इसकी प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि चुंबक को कितने भी हिस्सों में तोड़ देंगे तो उसमें नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं किया जा सकता है। एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा आपके पास में दोनों पोल होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सॉरी सर, एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है इन इलेक्ट्रिसिटी? एंगुलर वेलोसिटी कैसे आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं? देखते हैं, कुछ दिमाग में आएगा तो सिंपली मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक इसमें अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
अब हमारे पे बात भी आई कि जब भी हमारे पास कोई भी मैग्नेट है तो हमेशा ये क्यों कहते हैं कि उसके पास दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। हमेशा हमने नॉर्थ और साउथ क्यों कहा, इसका नाम हमने ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं रख दिया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक चुंबक है ये, ठीक है, जैसे मेरे पास से मान लो कि चुंबक है और मैंने इस चुंबक पे एक धागा बांध दिया, ऐसे धागा, और मैंने इसे लटका दिया ऐसे, और मैंने ऐसे हिला के ऐसे फ्री छोड़ दिया बिल्कुल। तो अगर किस चुंबक को फ्रीली छोड़ दो, मान लो ऐसे हिल रही है, 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 तो कुछ देर के बाद जाके वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकेगी, एक ही डायरेक्शन में। आपने उसे फिर लाया, छोड़ दिया, कुछ देर के बाद जब वो शांत हो जाएगी फिर से एक ही डायरेक्शन में रुकेगी, फिर से एक ही डायरेक्शन में। तो हमने देखा कि अगर किसी चुंबक को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, लटका दें, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो उसका जो सिरा नॉर्थ की तरफ है उसे हमने नॉर्थ पोल कह दिया, और जो साउथ की तरफ है उसे हमने साउथ पोल कह दिया। तो पुराने जमाने में डायरेक्शन निकालने का, पता करने का समुद्री यात्रियों के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही था। वो अपने पास में कंपास लेके चलते थे, वो अपना क्या करते थे, अपना कंपास लेके जा रहे हैं, तो अगर उन्हें कभी पता करना आता था कि हम किधर चल रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कंपास लेते थे। तो कंपास का नॉर्थ जिधर को गया, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है, तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकती है। लटकाई गई चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकेगी। तो जो नॉर्थ की तरफ को जाएगा उसे नॉर्थ, और जो साउथ की तरफ रुकेगा उसे साउथ कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे ए फ्रीली सस्पेंडेड magnet always aligns itself in north south direction। हिंदी में लिखेंगे स्वतंत्र रूप से लटकाई गई कोई चुंबक, स्वतंत्र रूप से लटकाई गई कोई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। स्वतंत्र रूप से लटकाई गई कोई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई ये चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही क्यों रुकती है? इससे बड़ा विवाद चला, बहुत सारी थ्योरी आई इसके बारे में कि वो जब भी किसी चुंबक को लटकाते हैं तो चुंबक वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही क्यों रुक रही है, इसकी क्या वजह है? इसके लिए थ्योरी बहुत सारी है अलग अलग टाइप की, पर जो सबसे ज्यादा जिसे मान्यता प्राप्त थ्योरी है उसकी हम बात करते हैं क्लास में थोड़ा सा समझने के लिए। हालांकि आपके पेपर में तो सिंपल ही आएगा कि मैग्नेट क्या होती है, उसकी 5-4 प्रॉपर्टी लिखो। आप 2 नंबर में लिख दोगे कि मैग्नेट क्या है, जो अपनी तरफ को फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को अट्रैक्ट कर ले। साथ में थोड़ा सुंदर शब्द लिख देना, मूविंग चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ को। ये आपने सब लिख दिया कि आवेशित गतिशील आवेशित कणों को अपनी तरफ को खींच ले, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर ले, वो मैग्नेट है, आपने लिख दिया। दूसरा उसकी प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे कि अकेला नॉर्थ अकेला साउथ नहीं हो सकता है, चुंबक को कितनी बार तोड़ो चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी। लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे, अनलाइक हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। आप ये 2-4 बातें लिखोगे 2 नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन ये होता क्यों है कि नॉर्थ और साउथ में ही रुकती है, एक बार उस बात है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नाम क्यों दिया गया ये तो आप समझ गए। तो चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकती है, इसलिए हमने नॉर्थ साउथ ही उसका नाम दिया। उसका नाम हमने ABCD भी दे सकते थे हम, पर हमने आके यार ये ज्यादा आसान रहेगा समझना कि नॉर्थ साउथ पोल बोलेंगे, यानी कि नॉर्थ समझते आप समझ जाओगे कि इधर को नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ देखते आप समझ जाओगे इधर को दक्षिण दिशा है, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो नॉर्थ और साउथ देने का तो मतलब ही हो गया, पर नॉर्थ और साउथ में ही क्यों रुकती है उसे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये बच्चे हमारी जो अर्थ है, धरती माता है, इससे पहले थोड़ा ध्यान से देखो, ये धरती माता है हमारी। और अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जाओ, आपके ज्योग्राफी वाले टीचर ने बोला होगा भाई कि हम एक कन्वेंशन ले लेते हैं कि ऊपर जो डायरेक्शन है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ। तो ज्योग्राफी वाले टीचर ने आपको जो डायरेक्शन बताई है इसे हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ का मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी वाले टीचर ने हमें बताई है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो पृथ्वी का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है, भौगोलिक उत्तर। जो भूगोल वाले टीचर हमें पढ़ाते हैं तो हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जैसे अपने इंडिया में नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय पर्वत है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, ठीक। ये जो बच्चे हो गया, जो ज्योग्राफी वालों ने जो हमें बताया हो गया हमारा ज्योग्राफिकल साउथ। कल साउथ जो कह रहा हमारा भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक दक्षिण। तो ये तो बात हुई ज्योग्राफी वाले टीचर की। अब मैंने क्या किया, बाहर से एक मैग्नेट ली मैंने। तो हमारे पास जो बच्चे मैग्नेट है, ये मैग्नेट हमने क्या देखा, ये हमेशा, जैसे मैंने मैग्नेट ले लिए
और मैंने क्या देखा कि भाई जो मैग्नेट है मेरी हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो ये यानी कि जो जो सिरा नॉर्थ की तरफ को रुकेगा उसे नॉर्थ पोल कह दूंगा, जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ पोल कह देंगे। अभी ऐसा हुआ क्यों? अब यहां बड़े ध्यान समझना। अब यहां तक तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ तक तो मामला ठीक था। अब यहां से बड़े ध्यान समझेंगे। जैसे बात सो गोपाल ने हमें बताया, एक्चुअल में जो हमारी जो धरती है ना, ये जो पृथ्वी माता है, जो धरती माता है हमारी, ये ऐसे बिहेव करती है जैसे कि इसके गर्भ में, इसके पेट में एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हो। ऐसे बिहेव करती है। चुंबक सच में रखा नहीं है, अर्थ ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक रखा है। और वो जो इसके अंदर बच्चे चुंबक रखा है ना, इसके अंदर ये घूम सकता है क्या? वाओ, बेहतरीन, पूरा मजा लिया जाएगा एकदम। अभी इसका, हाँ, वेल डन, ये हो गया काम अपना, बढ़िया। हाँ, अब बच्चे इसके गर्भ में ये ऐसे बिहेव करते हैं कि इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक रखा गया है, और इस चुंबक का जो नॉर्थ है ना, वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। जो अंदर चुंबक है, अंदर जो चुंबक पड़ी है, इसका जो साउथ पोल है ना, वो पृथ्वी के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, और इस चुंबक का जो बच्चे नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। ये ऐसे बिहेव करती है कि हमारे पृथ्वी जो है, इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक रखा है, बहुत खतरनाक वाला चुंबक, और उस चुंबक का, उस मैग्नेट का साउथ किधर को है? हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को, और इसका नॉर्थ किधर को है बच्चे? हमारे ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ को है। अब होगा क्या? अब मैं बाहर से कोई चुंबक लेके जाऊंगा, मैंने मान लो यहां से बाहर से कोई चुंबक ली, ऐसे टांग दी, तो जो अंदर वाली चुंबक का बच्चे, बाहर वाली चुंबक का जो नॉर्थ है, उसे कौन खींचेगा अपनी तरफ को? अंदर वाली चुंबक का साउथ खींचेगा। तो बाहर वाली चुंबक का नॉर्थ जो है ना, उसे अंदर वाली चुंबक का साउथ खींचेगा, और बाहर वाली चुंबक के साउथ को कौन खींचेगा? अंदर वाली चुंबक का नॉर्थ। तो इसलिए ये चुंबक हमेशा आपको कैसे दिखेगी कि हमेशा चुंबक ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ को रुकती है। तो चुंबक ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ को नहीं रुकती, वो चुंबक तो एक्चुअल में जो अंदर चुंबक पड़ी है उसके साउथ की तरफ को हमारा नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, और इसके नॉर्थ की तरफ को हमारा साउथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो हमारी बाहर वाली चुंबक है वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ को रुकती है। या अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो अंदर चुंबक पड़ी है उसके साउथ की तरफ को हमारी बाहर वाली चुंबक का नॉर्थ है, अंदर जो चुंबक पड़ी है उसके नॉर्थ की तरफ को हमारा साउथ है। यानी कि जो बाहर से चुंबक आप रखोगे, जो बाहर वाली चुंबक आपके पास में होगी, बाहर वाली, तो बाहर वाली जो चुंबक होगी ना बच्चे, इस बाहर वाली चुंबक का नॉर्थ किधर को होगा? अंदर वाली चुंबक के साउथ की तरफ को, और बाहर वाली चुंबक का साउथ किधर होगा? अंदर वाली चुंबक के नॉर्थ की तरफ को। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी आया कि जी पृथ्वी के अंदर इतनी बड़ी चुंबक रखी किसने? कौन वो खतरनाक आदमी था, बाहुबली, जिसने अर्थ के अंदर खोद खोद कर इतनी बड़ी चुंबक को चिपका दिया? एक्चुअल में अर्थ के अंदर ऐसे कोई चुंबक नहीं है। अर्थ केवल ऐसे बिहेव करती है कि उसके अंदर बहुत बड़ी चुंबक रखी हुई हो। और वो क्यों बिहेव करती है? एक्चुअल में है क्या, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मेटल हैं, वो सारे के सारे मेटल बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, अंदर आपको पता, अंदर बहुत भयंकर गर्मी है, अंदर घुसते जाएंगे धरती के अंदर तो लगातार हीट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर आप गहरे से कुएं में उतर जाओ तो बहुत गर्मी लगने लगती है अंदर। तो अंदर जितने मेटल हैं वो सब लिक्विड फॉर्म में है। अब अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, वो मेटल भी साथ साथ घूम रहे हैं। अच्छा, जब मेटल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस मेटल के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बाहर आ जाएंगे। यानी जब अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है, तो जो अंदर जो मेटल है, उस मेटल के एटम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है करंट, और हम आगे पढ़ेंगे कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक बनी वो एक्चुअल में क्यों बनी? पृथ्वी के अंदर जो चुंबक बनी है, उस चुंबक बनने का रीजन ये है कि पृथ्वी के अंदर जो मेटल पड़े हुए हैं ना, वो मेटल जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हैं, वो मेटल पूरा पिघल चुका है। उस मेटल में जितने भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के बाहर आ चुके हैं। बफरिंग कर रहा है क्या? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। एक सेकंड को ना, अब देखना शायद नहीं करेगा। अब देखना, अब नहीं कर रहा होगा ना, क्योंकि मैंने शायद ये लैपटॉप का बटन मैंने नहीं दबा रखा था। हेलो 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 1 2 3, अब ठीक है? अब नहीं कर रहा ना? ये लैपटॉप का बटन दबाना जब मेरे से रह जाता है ना और बैटरी कम हो जाए, तो ये क्या करता है कि लैपटॉप अपने आप को एक सुस्त अवस्था में जाने के लिए ये नेट वेट स्लो कर देता है, ताकि कम से कम बैटरी खाए। देख रहे हो, एक बटन ऑन करते उसे पूरी सप्लाई मिली, तुरंत एनर्जी आ गई। ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने कहा आपसे कि धरती है, इसके अंदर बहुत सारे मेटल हैं, वो मेटल बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हैं। तो वो सारे टेम्परेचर जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होंगे, बहुत ही गर्म होंगे, तो उन मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए,
तो धरती ऐसे रोटेट कर रही है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बच्चे ऐसे ऐसे भाग रहे हैं ऐसे करके, तो इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है करंट, और करंट से हम आगे चल के पढ़ेंगे कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है। तो पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक नहीं है, ऐसा हम केवल मानते हैं कि पृथ्वी ऐसे बिहेव करती है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक पड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज हो रहा है यहाँ पे कि जो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक पड़ा हुआ है ना, जो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्नेट है, अगर बच्चे मैं इसके नॉर्थ और साउथ से पास होने वाला एक एक्सिस खींचूं यहाँ पे, ये और ये बच्चे हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को पास करने वाला है। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में एक एंगल है 11.5 डिग्री के आसपास का, 11.3 डिग्री का। कुछ किताबों में 15 के आसपास लिख रखा है, एग्जैक्ट है 11.3 के आसपास। तो एक्चुअल में जब आप कंपास को ऐसे छोड़ते हो ना, तो कंपास आपको जो नॉर्थ और साउथ दिखाता है, वो तो क्या करता है, कंपास का नॉर्थ इसके साउथ की तरफ को खींचेगा, साउथ इसके नॉर्थ की तरफ को खींचेगा। तो आपको जो आपको डायरेक्शन दिखती मिलती है ना वो नॉर्थ साउथ की कंपास से, वो एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ नहीं होता है, थोड़ा सा 11 डिग्री के आसपास का डिफरेंस होता है उसमें। पर खैर उससे 10-11 डिग्री से इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप बहुत लंबी दूरी पे अगर कहीं महसूस करना चाहो तो हम ये कह देते हैं कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकता है, हालांकि वो एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ में नहीं रुकता, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ है और जो अंदर वाली चुंबक का साउथ और नॉर्थ है, इनके बीच में लगभग 11.5 डिग्री का फर्क है। तो इसलिए जो चुंबक बाहर वाला जो मैग्नेट रुकेगा ना, उसे इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से मतलब नहीं है, उसे तो अंदर वाली चुंबक के साउथ नॉर्थ से मतलब है। तो बाहर वाली चुंबक का नॉर्थ इसके साउथ की तरफ को भागेगा, बाहर वाली चुंबक का साउथ इसके नॉर्थ की तरफ को। तो ऐसे एक्चुअली में बाहर वाली चुंबक तो ऐसे रुकेगी, ऐसे, और हम क्या बोल देते हैं कि चुंबक जो है ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ बता रही है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं मिल रहा आपको, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उसमें। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये बात पढ़ी कि जो प्राकृतिक चुंबक है वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ को खींच सकती है, वो आवेशित कण जो है चार्ज पार्टिकल अगर वो भाग रहे हो मोशन में, वो याद रखना, चार्ज पार्टिकल अगर भाग रहा हो उन्हें अपनी तरफ को खींच सकती है। दूसरी मैग्नेट को अपनी तरफ को खींच सकती है, और ये क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, लो अयस्क है, एक आयरन और है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। फिर उसकी हमने 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ी कि नॉर्थ साउथ में ही किसी चुंबक का रुकना, एक हमने क्या पढ़ा, चुंबक को तोड़ने पर उसके नॉर्थ और साउथ पोल का अलग अलग ना होना, सेम पोल को का अपनी तरफ रिपेल करना और अपोजिट का अट्रैक्ट करना, ये 2-4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये नॉर्थ और साउथ पोल क्यों नाम दिया वो आप समझ गए, कि बाहर वाली मैग्नेट का ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ को रुकना। आप चाहो तो इसमें एक शब्द ऐड कर सकते हो ताकि आप बाद में ना बोलो। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ इन अलाइन इटसेल्फ इन ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेती है, भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में क्यों करा, क्योंकि आपको भले लग रहा है कि नॉर्थ और साउथ में रुकिए, जो बाहर वाली चुंबक का नॉर्थ है वो अंदर वाली चुंबक का साउथ उसे अपनी तरफ को खींच रहा है, वो उसकी वजह हो गई। अच्छा, इसके अलावा किसी बच्चों को प्रॉपर्टी पता हो मैग्नेट की, किसी को पता है इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी, एक आध बताओ कि मैग्नेट की इसके अलावा और हम क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये हमने मैग्नेट ली, इसका मैंने मान लिया नॉर्थ पोल, ये ले लिया मैंने साउथ पोल, ठीक। ये है 2-4 प्रॉपर्टी से। अच्छा, कमेंट किसी का नहीं आ रहा है तो लग रहा है शायद वो सर हमारे पास आपका नंबर है बट आप रिप्लाई क्यों नहीं, भाई और भी काम है हमें, अब खाली ये थोड़ी ना है, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ है कि नहीं है। 10-12 घंटे हम पूरा दिन पढ़ाते हैं, 2-3 घंटे मिलते हैं, उसमें जब तुम्हारे हम फोन अटेंड करें, सबके रिप्लाई करें, तो हमारा तो जीवन नरक हो जाएगा। डेली 11-12 घंटे क्लास रहती है, 12 घंटे बचे अगले, उन 12 घंटे में 8 घंटे व्यक्ति सोएगा भी, तभी तो अगले दिन 12 घंटे पढ़ा पाएगा। अब 3-4 घंटे पढ़ेगा, तुम चाहते हो कि उसमें सर जी हमारे व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई भी कर दें, फोन भी उठा लें हमारा, तो कैसे होगा। तो क्या 3-4 घंटे बाकी भी तो चाहिए हमें। खुद सोचो, आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो, आप मेरी जगह हो, आपके पिताजी घर पे आए और तब भी घर पे ऑफिस से फोन आता रहे, तो घर वाले क्या कहते हैं, आपका तो ऑफिस ही खत्म नहीं होगा। ऐसे हमारे साथ भी तो है, तो भाई ऐसा मत करो। चलो अब बच्चे यहाँ देखना, ये मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं इस मैग्नेट के पास एक दूसरी मैग्नेट लिया है, जैसे कंपास, कंपास के अंदर भी तो क्या होता है, मैग्नेटिक निडल है ना। मैग्नेटिक निडल क्या होती है, पतला सा बार मैग्नेट, यानी कि जब मैं कंपास कहूंगा
तो कंपास के मतलब अंदर एक सुई होती है, उसे बोलते हैं चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल। और वो चुंबकीय सुई क्या है, एक पतला सा बार मैग्नेट, एक पतला सा छड़ चुंबक। तो यानी जब भी मैं ये बात बोलूंगा तो आप ये समझ जाना, ठीक है। हाँ ये बात सही है, मैग्नेट को अगर आप हमर से, हथौड़े से लगातार पीटना शुरू करें, उसे पटक पटक के मारें, उसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दें, तो वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देता है। बात सही है, ठीक है। चलो यहां देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक मैग्नेट था, मैं इसके पास में एक बच्चे सुई लेके आया, मैग्नेटिक निडल लेके आया, यानी कि कंपास लेके आया। तो जैसे मैं इसके पास एक कंपास लेके आया, तो जो अंदर बच्चे जो कंपास है, इस कंपास ने ऐसे हिलना शुरू कर दिया, ड्र ऐसे हिलने लगी। क्यों? लेकिन जब मैंने बच्चे इस कंपास, ये अभी बात करेंगे क्यों, अब मेरे पास ये चुंबक थी। अब ये कंपास जो है, ये चुंबक तो रखिए नीचे वाले कमरे में, और कंपास रखिए मान लो कि नीलकमल के घर पे। तो क्या नीलकमल के घर पे जो कंपास रखा है, उसके अंदर की सुई मेरे घर में रखी हुई चुंबक की वजह से हिल जाएगी क्या? आप कहेंगे जी नहीं। आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहूंगा भाई क्यों? आप कहोगे सर किसी भी चुंबक के आसपास एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होगा, एक स्पेस होता है किसी चुंबक के आसपास का, किसी चुंबक के आसपास एक स्पेस होता है जिसमें अगर आप दूसरी चुंबक को रखोगे, जिसमें अगर आप किसी और दूसरे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ये नहीं कि चुंबक आपने अमेरिका में रखी है और आप सोचना शुरू कर दो जी चुंबक अमेरिका में और आपके घर में रखी कंपास में जो चुंबक है उसके ऊपर फोर्स लग जाए, ऐसा नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल में तो आपने ऐसे ही बताया था कि आपने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस चार्ज पार्टिकल के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। तो ऐसे किसी चुंबक के आसपास भी एक फील्ड है जिसमें अगर आप दूसरी चुंबक को लेकर आओगे तभी उस पर फोर्स लगेगा। तो सब बच्चे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, तो लिखेंगे द स्पेस around a magnet in which other magnets or ferromagnetic substance, the space around a magnet in which other magnets or ferromagnetic substance can experience magnetic force is called मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में लिखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या लोह चुंबकीय पदार्थ, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य चुंबक या लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल को महसूस कर सकें, चुंबकीय बल को महसूस कर सकें, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल को महसूस कर सकें, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। हाँ, तो अब हमें पता चल गया कि अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के अराउंड, उस मैग्नेट के आसपास एक फील्ड होगा, एक क्षेत्र होगा जिसमें अगर आप दूसरी चुंबक लेके आओगे तो उसे अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। वो डिपेंड करेगा कि लाइक पोल है कि अनलाइक पोल है, समान ध्रुव है कि विपरीत ध्रुव है, या आपने उसमें लोहा रख दिया तो लोहा खींचेगा कि नहीं खींचेगा। आप बात समझ रहे हो? ठीक है। अगर ज्यादा स्क्रीन के सामने रहने पर क्या ब्रेन पर नुकसान होता है? एक्चुअली में क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर मोबाइल वगैरह अगर देख रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं और लगातार आपकी गर्दन झुकी हुई है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। ये धीरे धीरे ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये पॉइंट, इस पे प्रेशर पड़ने लगेगा, इस पे, इसे बोलते हैं सर्वाइकल की। यहाँ पे कुछ हड्डियां होती हैं 6-7, तो ये सर्वाइकल आपको बन जाएगा। जैसे मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है, आपने जाना कई बार मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, गर्दन वर्दन ऐसे करता रहता हूँ, तो ये ज्यादा गर्दन झुकाने की वजह से होता है ये। तो जैसे मेरी हाइट भी ज्यादा है एक तो, और ज्यादा से मैं पढ़ाई करनी है, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी चीजें देखनी है। जैसे अभी 30 क्वेश्चन लड़के ने भेजे, उसमें 3 बार करेक्शन करवाई कि हिंदी में बिल्कुल अलग शब्द यूज कर लेता है वो। जैसे हिंदी में अब मैंने जहाँ लिखा करंट, जब वो ट्रांसलेट करते हैं उससे हिंदी में, तो करंट को वर्तमान लिख दिया उसने, जबकि धारा लिखना है फिजिक्स में।
ऐसे बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है, तो बार बार चेंज कराना पड़ता है, बार बार किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, पेपर में क्या आ रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरा, अगर आप लाइट लगातार स्क्रीन के सामने रहेंगे तो लाइट ज्यादा पड़ेगी आपकी आंखों पर, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो है ही, कि हमारी आंखों को जो एक नेचुरल लाइट मिलनी चाहिए, जैसे खुला वातावरण, एक नेचुरल, तो कुछ तो इफेक्ट है ही इसके। बाकी इसलिए मैंने अभी ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में व्हाइट स्क्रीन पर हम पढ़ाते थे, मुझे इतना पता नहीं था कि इसमें बाकी और ऑप्शन भी आते हैं। 2019 के आसपास की बात है, तो मैं व्हाइट पे ही पढ़ाता था, तो व्हाइट से तो और इतना लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो आंखें और अजीब सी लगती थी, सर दुखता था ज्यादा। अब खैर नहीं है ऐसा, ये ब्लैक तो एब्जॉर्ब करता है, आपको पता ही है, मुझे बाद में पता चला कि इसमें और कलर भी हम चूज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल है, इस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब मैं मैच वैच देखता हूँ तो मेरी आदत ऐसी होगी कि इस पर मैच देखने का मन करता है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है ये 75 इंच की, तो मैच में अलग मजा आता है, और रूम ज्यादा बड़ा नहीं है ये स्टूडियो वाला, तो अब इतनी बड़ी स्क्रीन है तो दूर से देखो तो मजा आएगा। अब रूम छोटा है, कि उसी रूम में बनाया गया है स्टूडियो के, जहाँ पे एक रूम फालतू खराब होगा तो छोटे रूम को यूज करें। तो अपने यहाँ पढ़ा बच्चे, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट्स और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बच्चे, यहां तक मामला बड़ा आसान, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो केवल मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें ये बातें बताई। वरना अगर हम केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते तो मैं इन चीजों को स्किप भी कर सकता था केवल 5 मिनट में, कि हाँ भाई सबको पता होगा मैग्नेट को 200 में नहीं तोड़ सकते, हाँ भाई सबको पता होगा मैग्नेट नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी, अच्छा भाई सबको पता होगा चुंबक के आसपास एक फील्ड होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें दूसरी चुंबक आएगी तो उसे खींच लेगी या उसे दूर फेंक के मारेगी। ये नहीं कि चुंबक यहाँ है और दूसरी रखिए 10 किलोमीटर दूर, तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन पैदा हो जाए, रिपल्सन। तो ये मुझे आपको बताना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल ऐसे हैं जो केवल इसी क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा आगे, धीरे धीरे हम माहौल की तरफ जाएंगे। हमारा असली माहौल इस क्लास में शुरू कब होगा, जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी जब तार में करंट चलेगी और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वहां से हमारा माहौल बनेगा। अब हम बात करेंगे क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक ही बात है, किसी किताब में कुछ लिख देता है, किसी में कुछ। हिंदी में एक ही चीज लिखता है इसमें, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जैसे आपके पास में एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो अब थोड़ा सा शांत होकर पढ़ेंगे हम। न्यू फिजिक्स स्पेशल बैच की टाइमिंग क्या है, न्यू फिजिक्स स्पेशल जो बैच है उसकी टाइमिंग है 11:15 से गोपाल 12:30 बजे। लेकिन उसमें मैं ऐसे डेफिनेशन लिखवा लिखवा के 10th के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे उसमें, हम पढ़ेंगे उसमें कंपटीशन MCQ के हिसाब से, कि 4 ऑप्शन है तो किस पर टिक लगाना, तो उस वाली अप्रोच के साथ। हालांकि मैं लिखवाता हूँ वहां पे भी सारी चीजें हैं, लेकिन बोर्ड में जैसे लिखा जाता है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहती हैं चीजें, तो वहां पे लेकिन टॉपिक सारे होंगे, 9th वाले भी हैं, 10th वाले भी हैं। जैसे भी आप देख रहे होंगे मोशन वोशन चल रहा है रात को 10 बजे यूट्यूब पर, आज मैं उसमें क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े से बर्नौली थ्योरम से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये वाले क्वेश्चन चलेंगे आज उसमें। अरे बच्चे, मेरे पास एक चुंबक है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे समझने के लिए हम कुछ काल्पनिक इमेजिनरी लाइन का यूज करते हैं, ताकि उस मैग्नेटिक फील्ड को हम आराम से समझ सकें। यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई चीज रख देंगे तो उसमें फोर्स कैसे लगेगा। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, चुंबकीय बल रेखाओं की। तो उसके बारे में थोड़ा लिखवा लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन कराया है सर आपने यूट्यूब पर, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन कराए मैंने मोशन के बीच साथ में ही। यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines are imaginary lines
which are used to represent मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, बता देंगे अंकित। तो हम क्या बोलेंगे कि चुंबकीय रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे अब यहां देखो, ये बच्चे मेरे पास में एक चुंबक है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ कुछ चुंबकीय रेखाएं खींचेंगे। वो चुंबकीय रेखाएं आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बताएंगी, बहुत सारी बातें होंगी, उससे कई क्वेश्चन भी आएंगे। और देखो क्या, चुंबकीय जो बच्चे रेखाएं होती हैं ये निकलती है नॉर्थ से, चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकलेंगी, नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल पे जाके मिलेंगी। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पोल पे जाके मिलेंगी। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाके मिलती हैं। लेकिन चुंबक के अंदर इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। चुंबक के बाहर इनकी जो डायरेक्शन है वो होती है साउथ से नॉर्थ। तो चुंबकीय बल रेखाएं ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट खत्म होती हैं साउथ पोल पर। और चुंबक के अंदर इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। यानी कि आपको पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्लोज कर्व बनाती है, यानी यहां से निकली और यहाँ पे जाके घुसेंगी, और अंदर की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ। यह निकली नॉर्थ से साउथ में घुसी, अंदर डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ। एक तो क्लोज कर्व बनाएंगी। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north pole and terminate at south pole। हिंदी में लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर जाकर मिलती हैं। तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पर जाकर मिलेंगी। ये हमने बाय कन्वेंशन है कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पर जाके मिलेंगी। दूसरा, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हिंदी लिखेंगे, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। अच्छा, तीसरा लिखेंगे, इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पेपर में लिख के आना ही आना है। अगर ये लिख के नहीं आया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। कोई बच्चा बताएगा इसकी वजह क्या है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं, इसकी क्या वजह है?
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। इसकी वजह क्या होती है? नहीं, देखो ये बच्चे इमेजिनरी लाइन तो है, जैसे चुंबक के आसपास। ये जो बच्चे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो चुंबकीय रेखाएं हैं, इनका एक बड़ा तगड़ा फायदा है। जैसे मान लो आपने देखा कि भाई नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रही है, ऐसे जा रही है ये, ठीक, यहां से यहां जा रही है। इस वाले की बात कर लेते हैं हम। और आपने यहां पर एक कंपास रखा, एक कंपास। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, ये आपको ये बताती है कि जो कंपास का नॉर्थ पोल जो होगा ना, उस पर किधर को फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे कंपास रखा, तो कंपास का नॉर्थ इधर को जाएगा, इस पॉइंट पे इधर को जाएगा, इस पॉइंट पे इधर को, इस पॉइंट पे इधर को। ऐसा नहीं होगा आपने कंपास रखें और नॉर्थ इधर को शो कर दे, वो नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, और थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप जाएं, तो जो आपके पास बच्चे ये एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक चुंबकीय जो बल रेखा है, इसके आप किसी भी पॉइंट पर, आप इसे किसी पॉइंट पर अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर अगर नॉर्थ पोल रखा हो, कंपास का नॉर्थ पोल रखा है, तो उस पर किधर को फोर्स लगेगा। तो आप एक काम करें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आप इसे किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच लो, स्पर्श रेखा। टेंजेंट मैंने आपको बताया था, किसी भी सर्कल के को एक पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, उससे किसी बिंदु पर जो आप एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते हो ना, वो आपको ये बताती है कि इस पॉइंट पर नॉर्थ पोल पर किस तरफ को फोर्स लगेगा। तो जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे कंपास रखा, तो नॉर्थ पोल इधर को इंडिकेट करेगा वो। इस पॉइंट पर आपने कंपास रखा, टेंजेंट खींच लो, तो नॉर्थ पोल इधर को बताएगा, इस पॉइंट पे इधर को बताएगा, इस पॉइंट पर इधर को, इस पॉइंट पर इधर को बताएगा। तो टेंजेंट जो खींचते हैं आप, स्पर्श रेखा जो खींचते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, चुंबकीय बल रेखा पर, जब टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो आपको ये बताता है कि अगर यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रखा होता, यहाँ पर एक अगर उत्तरी ध्रुव होता, तो उस पर किस तरफ को फोर्स लगता। अगर मान लो कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट दें आपस में, हमने आगे काटते नहीं है, अगर मान लो काट लें, तो इस पॉइंट पर आप बच्चे दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक टेंजेंट इस कर्व के हिसाब से, एक टेंजेंट इस कर्व के हिसाब से। अब आपने यहाँ पे कंपास रख दिया, तो कंपास का नॉर्थ, ये तो क्या, अगर यहाँ पे दो डायरेक्शन बन गई फोर्स की, तो कंपास का नॉर्थ अब इधर को भागे कि इधर को भागे, वो तो ऐसा ऐसा होता रहेगा डर, जबकि ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। कंपास का नॉर्थ एक डायरेक्शन में आकर रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकती। अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, तो जो बच्चे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पर दो डायरेक्शन बनेंगी, कि दो डायरेक्शन फोर्स इधर को भी इधर को भी। ऐसा नहीं है, हमेशा ये कभी भी एक दूसरे को भी क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन आएंगी फोर्स की, और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। कि कंपास ये वाली डायरेक्शन बताए कि ये वाली बताए, कंपास तो एक ही डायरेक्शन बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट वी विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमारे पास दो डायरेक्शन होंगी, ठीक है। जैसे एक मिनट पहले मैं यहां से हटाता हूं। If they did it would mean that at the point of attack the compass needle would point towards two directions not possible. Yes, फौजदार ने को सही लिखा कि अगर ये दोनों, अगर मान लो हम ऐसा मान लें कि दोनों ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर कंपास जो होगा वो दो डायरेक्शन को बताएगा, जबकि कंपास तो एक ही डायरेक्शन बता सकता है। अब कंपास ये बताए कि ये बताए, तो कंपास तो एक ही डायरेक्शन बताता है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं कट करेंगी, क्योंकि कटान बिंदु पर, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलेंगी, और जबकि कंपास दो डायरेक्शन नहीं देगा, वो तो एक ही डायरेक्शन देता है। तो आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, एक पॉइंट पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, वो उस पॉइंट पर नॉर्थ पोल पर क्या फोर्स लगेगा वो आपको बताता है। नॉर्थ पोल समझ में नहीं आया होगा, समझो उज्जवल मिश्रा। जैसे मान लो आपने यहां पर एक मैग्नेट ली, ये नॉर्थ है साउथ है, आप यहाँ पे कंपास रख दो, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, तो जो कंपास का, ये कंपास का नॉर्थ मान लो एरो वाला, ये मान लो साउथ। तो ये नॉर्थ, जब आप कंपास से रखोगे तो भाई ये तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को। आपने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे कंपास रख दी, अब ये ऐसे यहाँ पे डायरेक्शन आएगी, अब यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे आपने एक लाइन खींच ली, ये लाइन,
तो आपने क्या देखा, अगर कंपास के आपने एक लाइन खींची, आपने कहा कि जो बच्चे लाइन मैंने खींची है ना, इसे मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय बल रेखा। यानी इसका मतलब ये होगा कि इसके किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी पॉइंट पर अगर मैं कंपास रख दूं तो कंपास का नॉर्थ पोल पे जिधर को फोर्स लगेगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, यहां से चलिए, यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली। तो यहाँ पे मान लो आपने कंपास रख दिया तो नॉर्थ पोल इधर को जाएगा, इस पॉइंट पे इधर को जाएगा, इस पॉइंट पे इधर को, इस पॉइंट पे इधर को। तो अगर आपने मान लो कि कभी दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को कट कर दें और आपने यहाँ पे कंपास रखा, तो अब नॉर्थ पोल ये वाली डायरेक्शन बताए कि ये वाली डायरेक्शन बताए, क्योंकि इस वाली कर्व के हिसाब से तो डायरेक्शन इधर, इस पर टेंजेंट खींच दो ये होनी चाहिए, और इस वाली कर्व के हिसाब से यहाँ पे टेंजेंट खींच दो डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो फंस जाएगा, वो तो परेशान हो जाएगा कंपास की ये डायरेक्शन की वाली डायरेक्शन। जबकि कभी ऐसा पाया नहीं गया कि कंपास की सुई ऐसे ही करती रहे, लगातार ब्लिंक करती रहे, वो 3-4 डायरेक्शन बताए नहीं, वो हमेशा एक डायरेक्शन में रुकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है आपको, ये आपको बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर एक नॉर्थ पोल आप एज्यूम कर ले कि नॉर्थ पोल रखा हो, तो उस नॉर्थ पोल पे किस तरफ को फोर्स लगेगा, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब अगर आपने इस पॉइंट पर कोई कंपास रखा तो उस कंपास का नॉर्थ पोल इधर को ही भागेगा। ऐसे नहीं होगा कि इधर डायरेक्शन तो इधर को है कि नॉर्थ पोल इधर को भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये इसका काम है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का हम यूज करते हैं, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में मिलती है। अच्छा, जहां पर इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे पोल की तरफ इंटेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, तो यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या अगर मैं कभी ऐसे बना दूं कि भाई ये एक, मैंने आपके सामने ऐसा बना दिया कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी मैंने बहुत सारी, और कुछ ऐसे बना दी, तो मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए केस में कि बी केस में, तो आप बोलेंगे जो क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये क्लोज हैं, बहुत ही नजदीक नजदीक हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बता रही है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो बता रही है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। अरे बात समझ में? तो पहले वाले केस में ज्यादा लगेगा, दूसरे में कम लगेगा। बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। एक इसमें एक चीज जरूर याद रखना, ये वाली लाइन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती है, क्लोज कर्व यानी बंद वक्र, क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाएंगी, क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब ये है कि नॉर्थ से निकली और साउथ पे जाकर मिल गई, और अंदर साउथ से गई नॉर्थ की तरफ को, हमेशा क्लोज कर्व बनाएगी। अगर ये नजदीक नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, जैसे कि कहां पे होता है, पोल के आसपास ज्यादा होती है। जितना आप दूर दूर जाते रहेंगे तो इनकी आपको दूर दूर दिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगेगा। तो नजदीक चुंबक के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है नजदीक नजदीक होती है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही होती है। चुंबक से आप दूर दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगेगा। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अब काम की बात आएगी, ऑस्ट्रेड का प्रयोग, वहां से हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक तो ये सारी बातें आपको बोर्ड में लिखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती हैं। ये इमेजिनरी लाइनें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में मिलती है, अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ पे। अगर ये नजदीक नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी, दूर दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी। इसके अलावा कभी आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन आएंगी, तो दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपको और क्या बताया गया इसके अंदर कि चुंबक की 2-4 प्रॉपर्टी हमने बताई, 2-4-5 प्रॉपर्टी। इसके अलावा ये क्लोज कर्व बनाती है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है इसमें भाई, ये 2-4-5 पॉइंट से याद रखना, बाकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। तो इतना तो ये हम कई बार मान के चलते हैं क्लास में आपको आता होगा पहले से ही, पर लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल यही पढ़ रहे हैं, तो फिर हम मान नहीं सकते, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। तो मैग्नेट की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेट की 3-4 प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड की 3-4 लाइंस की 3-4 प्रॉपर्टी याद रखेंगे, और अगली क्लास में हम अब तार में करंट गुजारेंगे, फिर वहां से पढ़ेंगे स्नो रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ये चीजें धीरे धीरे आगे आएंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।